Yes, sir. So angular projection of a projectile. So let OX be the horizontal line on ground and OY be the vertical line perpendicular to ground. O is the origin for X and Y axis and OY direction for position measurement is taken as positive. तो अगर हम लोग पहले तो ये कह रहा है कि दो एक्सिस ऐसा कंसिडर करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको OX ले लो और जो वर्टिकल लाइन है उसको OY ले लो और OY के अलॉन्ग ये ऊपर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव ले लो, वो ओरिजिन हो गया हमारा. Now suppose an object is projected from the point O with velocity u, making an angle theta with the horizontal, such that x naught is equal to 0 and y naught is equal to 0 at t is equal to 0. ठीक है. So एक object है जो कि projected है from a point with velocity u making an angle theta. तो किसी object को हम लोगों ने u velocity से theta angle पे फेंका है. ठीक है. With the horizontal such that x naught is 0, मतलब origin से हम लोगों ने इसको फेंका है. Resolving velocity u into two rectangular component. u का दो component होगा. हम लोग जानते हैं कि कोई भी वेक्टर होता है उसको दो component में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, एक horizontal component और दूसरा vertical component. इससे perpendicular ड्रॉप करेंगे यहाँ पे और इससे perpendicular ड्रॉप करते हैं यहाँ पे. तो ये जो है जिधर थीटा होता है, मैंने तुम लोगों को बताया था, जिधर थीटा होता है वो हो जाता है u cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं है, जैसे ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा उसको हम लोग u sin थीटा से रिप्रेजेंट करें. तो ये u cos थीटा हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया u sin थीटा. यही लिखा हुआ है u cos थीटा along ox horizontal, u sin थीटा along oy. As these component velocities act at right angles to each other. ठीक है. ये दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर है. ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. देयरफॉर दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. एक दूसरे पे इन दोनों का इफेक्ट नहीं होगा. हम लोगों ने बात किया था कि भाई दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो वेक्टर्स होते हैं उनका एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होता. मतलब u sin थीटा का इफेक्ट u cos थीटा पे नहीं आएगा, u cos थीटा का इफेक्ट u sin थीटा पे नहीं आएगा. Now the horizontal component velocity u cos theta is constant throughout the motion as there is no acceleration, no accelerating force in the horizontal direction and air resistance is assumed to be 0. ठीक है. So जो air resistance है that is assumed to be 0. horizontal component जो है velocity का u cos theta है और वो क्या रहेगा, कांस्टेंट थ्रू आउट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है. ठीक है. जो भी फोर्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, जो कि ग्रेविटेशन की वजह से. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स. तो u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सो u cos थीटा इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन as there is no accelerating force in the horizontal direction. जब उधर फोर्स ही नहीं है कोई, जब उधर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो u cos थीटा हमेशा u cos थीटा ही रहेगा. यही तो न्यूटन्स लॉ में तुम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे कि an object which is at rest will continue to be at rest, an object which is in motion will continue to be in motion until and unless an external force is applied to it. है ना. यही तो था लॉ ऑफ इनर्शिया, हम लोग पढ़े हैं ना 9th क्लास में. तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो उस डायरेक्शन में कोई भी स्पीड में, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा. तो u cos थीटा में कोई चेंज नहीं होता है थ्रू आउट द मोशन as there is no accelerating force in the horizontal direction and air resistance is assumed to be 0. हम लोग मानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो the vertical component velocity u sin theta decreases continuously with height. ये जो u sin theta है ये हाइट के साथ डिक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि डिसेलरेशन हो रहा है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे के तरफ है. g जो है नीचे के तरफ है.
हमने u को, ये जो u था इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, एक u cos थीटा और ये रहा u sin थीटा। सो u cos थीटा में तो चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट ही रह जाएगा, और u sin थीटा जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उस समय वर्टिकल कंपोनेंट जीरो रहेगा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पे, फिर यहाँ पे कंपेयर करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, कम होता होता यहाँ पे जाते जाते वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा जीरो हो जाता है। सो वर्टिकल कंपोनेंट बिकम्स जीरो। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, vy इज इक्वल टू जीरो, जो y कंपोनेंट, और ये vx क्या हो गया, vx जो है हमेशा u cos थीटा ही रह जाता है, चेंज नहीं करता है। यहाँ पे भी u cos थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे फिर v का वैल्यू बढ़ता जाएगा, मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है v का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो जिस वेलोसिटी से u sin थीटा से गया था उसी वेलोसिटी से यहाँ वापस आ जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ आ जाएगा नीचे के तरफ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा ही सेम रहता है, ठीक है, उसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे वर्टिकल कंपोनेंट कम होते होते जीरो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, और फिर जब वो वापस ग्राउंड पे आएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी, जो वर्टिकल वेलोसिटी है, फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि इनिशियल के बराबर था, है ना। तो तुम बेसिकली, ये वही केस हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ऊपर फेंकें तो धीरे धीरे जब ये यहाँ पे v वेलोसिटी से हम लोग इसको थ्रो करते हैं तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाता है, और फिर जब वापस नीचे आता है तो यहाँ ग्राउंड पे पहुंचने पे इसका वेलोसिटी फिर से v ही हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है, जिस वेलोसिटी से इसको वर्टिकली हम लोगों ने फेंका है उसी वेलोसिटी से वर्टिकली ये वापस आके हिट कर, ठीक है। जो इसका ये मूवमेंट हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जो ऐसे पूरा जो शेप इसका ग्राफ का है इस तरह से हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है, वर्टिकली तो वापस वहीं पे आ गया ग्राउंड पे, बट हॉरिजॉन्टली भी मूव किया। हॉरिजॉन्टली क्यों मूव किया, कि जितने देर वो हवा में रहा उस पे u cos थीटा लगता रहा, तो स्पीड एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, उस स्पीड को टाइम्स ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने ये निकाल लिया, ठीक है। अब कह रहा है पॉइंट H द ऑब्जेक्ट हैज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी u cos थीटा, जो हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे, ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड बिकम जीरो एट H। तो H पे जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो u sin थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पे बस एक ही जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, जो कि u cos थीटा के बराबर। After this, the object moves with horizontal component velocity u cos theta and a continuously increasing vertical component velocity due to gravity pull finally strikes at the point B। वही जो हम बात करते हैं, H के बाद क्या है, ये तो u cos theta हर पॉइंट पे रहेगा ही, u sin theta धीरे धीरे फिर से बढ़ना शुरू करेगा। जो यहाँ जीरो हो गया था यहाँ पे थोड़ा सा आएगा, फिर यहाँ स्पीड बढ़ेगा, यहाँ और बढ़ेगा, और यहाँ फाइनली उतना ही आ जाएगा जितना कि इस पॉइंट पे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So here AH is referred to as maximum height attained by the projectile and OB is called the horizontal range। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये डिस्टेंस हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये जो है इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज।
So the object covers horizontal distance due to its horizontal component velocity and vertical distance due to its vertical component velocity. ठीक है, तो horizontal distance horizontal component की वजह से, vertical distance vertical component की वजह से. ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. अब हम लोग एक एक करके जैसे वहां डिराइव किए थे जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे डेरिवेशंस किए थे, वैसे ही यहाँ पे भी डेरिवेशंस करेंगे. पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे. तो सपोज एनी टाइम एट एनी टाइम p द ऑब्जेक्ट रीचेस एट पॉइंट p x, y. सो किसी भी टाइम पे अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे रीच करता है x, y पे, तो अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ले रहे हैं ये थीटा हो गया, ये यू हो गया, ये हमारा यू साइन थीटा था और ये हमारा यू कॉस थीटा था. किसी भी मोमेंट पे ये मान लो पी पॉइंट पे पहुंचा है, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है. ये पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट x, y है. So x is the horizontal distance traveled by the object in time t. मान लो t टाइम के बाद ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया है, टाइम लगा है इसको वहां पहुंचने में t. एंड y इज द वर्टिकल कंपोनेंट. तो ये हॉरिजॉन्टली में यहाँ तक वर्टिकली इतना हाइट पे पहुंच गया है और हॉरिजॉन्टली ये डिस्टेंस पहुंचा है. ठीक है, ये y हो गया और ये x हो गया. अब कह रहा है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन OX ऑफ ए. पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को देखते हैं. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, सिंस द velocity of the object in the horizontal direction is constant, so acceleration ax in horizontal direction is 0. horizontal direction में कोई भी acceleration नहीं है, तो हम लोग इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन लिखते हैं x is equal to x naught plus uxt plus half axt square. x क्या है? फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ at स्क्वायर. जनरली ut प्लस हाफ at स्क्वायर में ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया था कि जो इनिशियल पोजीशन को बताता है. इनिशियल पोजीशन बिकॉज ये ओरिजिन से फेंका है हमने, तो x नॉट तो हो जाएगा 0. ux जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, x कंपोनेंट u cos थीटा हो गया. x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, t टाइम है. यहाँ पे सब जगह पुट कर दो, इसको 0 डाल देंगे, ux को हम लोग u cos थीटा डाल देंगे, x नॉट को 0 डाल देंगे. ये सारे वैल्यूज जब यहाँ पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 प्लस u cos थीटा t प्लस हाफ 0 t स्क्वायर, तो u cos थीटा इंटू t हो गया. तो टाइम टेकन क्या हो गया? x बाय u cos थीटा. ये हमारा पहला इक्वेशन कि टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से O से लेके पॉइंट P तक जाने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज इक्वल टू x बाय u cos थीटा. ये टाइम टेकन. क्लियर बच्चों? यस सर. यस सर. इसी तरह y के लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे. So motion along horizontal direction OY of a projectile from O to P. Y के लिए अगर हम लोग लिखते हैं इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट P x, y है, तो y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट था वो u sin थीटा है. हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. ay किसके बराबर है? माइनस g के बराबर. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में g डाउनवर्ड्स है. डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव. इधर हम लोग पॉजिटिव ले रहे थे, तो नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव होगा. y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो माइनस g होगा. तो अब जो हम लोग यहाँ इक्वेशन लिखेंगे, y नॉट तो 0 होगा, ओरिजिन पे था इनिशियली, ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका है जहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो y नॉट 0 हो गया हमारा. uy जो है हमारा u साइन थीटा हो गया और ay जो है माइनस g हो गया. इन सब को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर.
अब ये और वहां पे जो हम लोग निकाले थे t इज इक्वल टू एक्स बाय यू कॉस थीटा, ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन। t का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में हम लोग वापस डाल देते हैं। इसमें अगर डाल देंगे तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा t के जगह हम लोगों ने क्या किया, x बाय यू कॉस थीटा डाल दिया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे हम लोगों ने x बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर डाल दिया। ये क्लियर है आप लोग को? जो फर्स्ट वाले फ्रंटल डायरेक्शन में जो हमें मोशन था उससे हम लोगों ने टाइम निकाल लिया x और u cos थीटा के टर्म्स में, और उस टाइम को हम लोगों ने जो y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखा उसमें वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इससे t का टर्म क्या हो गया, हम लोगों ने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया t का, है ना, उसको रिमूव कर दिया उस एक्सप्रेशन। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन होता है ना, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप देखिए कि ये एक्स स्क्वायर का टर्म, ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी उसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या बनता है, मैंने बताया था, पैराबोला बनता है, पैराबोलिक कर्व बनता है। सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, hence the path of a projectile, path of a projectile को हम लोग ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं। so path of a projectile projected at some angle with the horizontal direction is parabola. The path of projectile is a parabola. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. आपसे बेसिकली जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन पूछेगा प्रोजेक्टाइल का, तो ये इक्वेशन होता है, ये याद रखना है आपको, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा इक्वेशन याद रखना है। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन को याद रखोगे तो किसी भी x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो, अगर हमें u और थीटा पता है। ठीक है, तो जैसे इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, मतलब ये सब क्वेश्चन ज्यादा आया था कि भाई अगर हमने ट्रेजेक्ट्री पे, मतलब हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन नहीं आया था, कि अगर हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो उसका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या है। अगर आपको याद है तो आपको करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको पूरा डिराइव करना पड़ेगा जिसमें 5-6 मिनट चले जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज अपने नोट्स में अच्छे से जो है ऐसे मार्क करके बिल्कुल रखो, जिससे कि एग्जाम के एक रात पहले यही सब रट के जाना है। ठीक है, एक रात पहले मतलब 3-4 दिन पहले से जो रिवीजन करेंगे उसमें यही सब रटेंगे अच्छे से। किसी को कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है पीछे जो अभी पढ़ा है उसमें? सबको आ गया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देखिए इस वाले पूरे इसमें आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, सॉरी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कम होता जा रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुम चेक करोगे हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम। ठीक है ना, ऑब्जर्व कर लो एक बार, मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे तो uy है, यहाँ पे uy 0 हो गया, बस ux है। ठीक है, तो बस ux है, यहाँ पे फिर से uy जो है माइनस यू साइन थीटा के बराबर आ गया, तो जो हम बात कर रहे थे ay यहाँ पे माइनस जी है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, so it is the total time for which object is in flight, so that is it remains in air, which while going from O to B
इट इज डिनोटेड बाय टी। तो कितने देर तक ये हवा में रहेगा वो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अब हम लोग निकालेंगे, जो एक्सप्रेशन है डिराइव करेंगे उसको। सो इट इज द टोटल टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट, कि कितनी देर तक ये ऑब्जेक्ट जो है एयर में रहेगा, दैट टेल्स द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट होगा। एक भाई ओ से लेके एच तक जा रहा है और एच से लेके बी तक आ रहा है, तो ये दो पार्ट में हमने बांट दिया। जितना टाइम ओ से लेके एच तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम एच से लेके बी तक आने में लगेगा, सिमिट्री से, है ना। बाय सिमिट्री टाइम टेकन ओ से एच तक जाने में सिमिट्री से जितना टाइम लगेगा उतना ही, जैसे कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं तो जितने देर में ऊपर जाता है उतने ही देर में नीचे आता है ना। ऑब्जर्व किया ना, कोई बॉल को, क्रिकेट बॉल या कोई भी बॉल, टेनिस बॉल है या फिर किसी भी चीज को ऊपर हवा में फेंकेंगे, जितने देर में ऊपर जाएगा उतने ही देर में नीचे आता है। सो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम पॉइंट ओ टू द हाईएस्ट पॉइंट एच, ओ से लेके हाईएस्ट पॉइंट एच तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। एसेंट मतलब चढ़ना, है ना, ग्रो करना, टाइम ऑफ एसेंट। डिसेंट मतलब डिक्रीज करना। सो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू पॉइंट बी, एच से लेके बी तक आने में जो टाइम लगेगा ये टाइम, इसको टाइम ऑफ डिसेंट कहेंगे। और ओ से लेके एच तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। तो ये एसेंट वाला टाइम हो गया और ये डिसेंट वाला टाइम। Now, as motion of object from O to H is symmetrical to that from H to B, तो O से लेके H तक is symmetrical from H to B, right? So time of ascent is equal to time of descent. जितना ऊपर चढ़ने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, उसको हम लोग T मान लेते हैं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को जोड़ दो तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करो तो 2 इंटू स्मॉल टाइम टी निकल जाएगा, मतलब एसेंट और डिसेंट का सेम टाइम है और उन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल रहा है। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट एच द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम जीरो। ये जो u sin थीटा है हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा तो u जो वर्टिकल कंपोनेंट है vy यहाँ पे जीरो हो जाएगा, uy is equal to u sin theta है। Taking vertically upward motion of the object from O to H as positive, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन अगर लिखें, देखो एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से हमने फेंका है, राइट, तो मैक्सिमम हाइट h पे जब आएगा तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा, मैक्सिमम हाइट h पे। इसको हम लोगों ने u वेलोसिटी से फेंका है, ये वेलोसिटी u cos थीटा हो गया, वर्टिकल वेलोसिटी हमारा u sin थीटा हो गया। ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन। अब uy इज इक्वल टू u sin थीटा जो इनिशियल वेलोसिटी है y डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन हमें पता है कि ये जो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये -g के बराबर है नीचे की तरफ। t यहाँ से यहाँ जाने में टाइम जो लगता है दैट इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 2। कैपिटल T टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाई 2 गिव्स यू टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम टू गो फ्रॉम पॉइंट O टू H, O से लेके H तक जाने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग T बाई 2 कर रहे हैं। मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी Vy इज इक्वल टू जीरो होगा, बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Vx, वो u cos थीटा के बराबर ही होगा। अब हम लोग y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at y डायरेक्शन में, मतलब Vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन along y डायरेक्शन, ठीक है, along y डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो Vy इज uy प्लस at, uy हो गया हमारा u sin थीटा, ay हो गया -g, है ना, और टाइम हो गया T बाई 2।
इन सब को यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं। 0 vy हो गया 0, जो फाइनल वेलोसिटी है vy वो 0 हो गया, तो vy इज इक्वल टू 0 u साइन थीटा माइनस ऑफ g इंटू कैपिटल T बाई 2, ये सब रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल T हमारा क्या आएगा 2u साइन थीटा बाई g, ये बेसिकली होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। कि भाई पूरे प्रोजेक्टाइल को O से लेके H तक जाके वापस इस पॉइंट तक आने में जो टोटल टाइम लगेगा, वो टोटल टाइम को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू है 2u साइन थीटा बाई g। कैसे डिराइव हुआ, सबको आ गया समझ? Yes, sir. Yes, sir. तो इन एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ असेंट इज टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर जाने का जो टाइम है नीचे आने के टाइम के बराबर है, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बाय 2 है। तो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज u साइन थीटा बाय g। 2 हट जाता है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर O से लेके H तक जाने में जो टाइम लगता है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। किस पे डिपेंड करता है ये? वर्टिकल कंपोनेंट पे, u साइन थीटा पे बस डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर फेंकोगे तो ऊपर जाके ये जो ऐसे वापस आता है यहाँ पे, तो ये जो किस पे डिपेंड कर रहा है? u साइन थीटा पे, मतलब जो uy पे बस डिपेंड कर रहा है। मान लो ऊपर u वेलोसिटी से फेंक रहे थे तो टाइम टेकन यहाँ पे इस केस में 2u बाई g लगता है। u क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा u वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? u साइन थीटा है, इसीलिए 2u साइन थीटा बाई g पूरा टाइम जो लगता है। u बाई g यहाँ से ऊपर जाने में और u बाई g वापस आने में, तो टोटल टाइम 2u बाई g है, तो ये 2u साइन थीटा बाई g हो जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? जब हम कह रहे हैं 2u साइन थीटा बाई g है, तो u पे डिपेंड कर रहा है और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, किस एंगल पे हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं और किस वेलोसिटी से हमने उसको फेंका है, ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट पे नहीं डिपेंड करेगा कितने हाइट तक जा रहा है, और इस पे भी नहीं डिपेंड करेगा कि मास ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना है, कितना भारी ऑब्जेक्ट को आपने फेंका। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोगों ने 2 इक्वेशन अब तक कर लिया, एक बार फटाफट रिवाइज कर लें भाई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री था हमारा y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसके अलावा हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट किया t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग को याद करनी है। अब तीसरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। सो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे ये होता है h होता है, ये मैक्सिमम हाइट, ठीक है। सो it is the maximum vertical height attained by the object during the point above the point of projection during its flight. It is denoted by h, ये small h से represent कर रहे हैं हम लोग maximum height को। So taking the vertical upward motion of the object from O to H, O से लेके H तक का, we have uy is equal to u sin theta, है ना। y direction में जो velocity है u sin theta initial velocity, है ना, और ay माइनस जी के बराबर है, इनिशियल पोजीशन 0 है, फाइनल पोजीशन h हाइट पे है, मान लो यहाँ पे इसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल h ले लो, और टाइम t बाई 2, o से लेके h तक जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लगेगा, तो उसको u साइन थीटा बाई g लिख सकते हैं, 2u साइन थीटा बाई g को 2 से डिवाइड करके। अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब इनिशियल पोजीशन तो 0 है, तो y नॉट हो गया 0, फाइनल पोजीशन h हो गया, y जो है h है, u y u साइन थीटा हो गया,
टाइम जो u sin थीटा बाई जी हो गया, ए वाई माइनस जी हो गया, इन सब को पुट कर h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो इसको सॉल्व करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आता है। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो तीसरा इक्वेशन जो हो गया हमारा, सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन है, फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग फोर्थ फॉर्मूले पे आते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल रेंज बताता है। अब मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी। जब हम लोग लिख रहे हैं h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या चीज पे u और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, वही यहाँ पे बता रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा। तो या तो तुम बोल लो कि u पे डिपेंड करता है और थीटा पे डिपेंड करता है, या कंबाइन करके बोल दो कि u sin थीटा पे डिपेंड कर रहा है, मतलब u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, उस पे डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग आते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज में। सो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट between its point of projection and the point of hitting the ground. It is denoted by r. तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज r। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है कि जो x डायरेक्शन में u cos थीटा जो वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, जितने देर तक ये हवा में रहेगा उतने देर तक ये u cos थीटा से हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो रेंज r क्या हो जाएगा, सिंपली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको हम लोग टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो क्लियरली द हॉरिजॉन्टल रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट with uniform velocity u cos theta in the time equal to total time of flight t। तो जितनी देर हवा में है प्रोजेक्टाइल, उतनी देर में जो u cos थीटा से जितना डिस्टेंस मूव करेगा वो हमें रेंज बताना है। u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है इज 2u sin थीटा बाय g, ठीक है। तो 2u sin थीटा बाय g हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन है, इसमें पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बाय g इंटू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा होता है। क्लियर है बच्चों? ये एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले कर रहे थे। तो 2 sin थीटा कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख लेंगे, sin 2 थीटा लिख लेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये हमारा चौथा इक्वेशन हो, है ना। ये वाला और ये जो मैक्सिमम हाइट वाला है, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रखना। पहला हम लोगों ने पढ़ा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पहला पढ़ा। टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा 2u sin थीटा बाय g। तीसरा मैक्सिमम हाइट पढ़ा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। और चौथा रेंज पढ़ा, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन 2 थीटा है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक। बच्चों को इसमें और इसमें ये दिखने में दोनों बराबर है, एक जैसे हैं, तो कंफ्यूजन काफी होता है, तो अच्छे से याद कर लो। मैंने ऐसे याद किया था कि रेंज मतलब जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है, मतलब डबल हो गया, तो हम इसीलिए 2 थीटा करते हैं, मतलब ये एंगल को डबल कर दिया।
जब यहाँ 2 ऊपर होगा तो नीचे 2 नहीं हो, ऐसे मैंने याद किया था। और हॉरिजॉन्टल जो मैक्सिमम हाइट है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, एक तुमको याद आ जाएगा कि रेंज में 2 थीटा होता है, दूसरे में स्क्वायर होता है, ऐसे तुमको दूसरा अपने आप याद आ जाए। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब पूछ रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगा और क्या कंडीशन है उसका। तो देखो रेंज था हमारा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू हमको ढूंढना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। कोई मुझे बताएगा साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1. 1 वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू -1 इज लेस एंड इक्वल टू साइन थीटा इज लेस एंड इक्वल टू 1। मतलब साइन थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होता है? जब ये साइन थीटा 90 डिग्री होता है। सो साइन थीटा इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर हम साइन 2 थीटा की बात करें तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब 2 थीटा 90 डिग्री होगा। 2 थीटा 90 डिग्री होगा मतलब एंगल यहाँ पे पूरा हो गया ना, 2 थीटा पूरा ही एंगल है, वो एंगल को 90 डिग्री होना है। एंगल 90 डिग्री मतलब 2 थीटा 90 डिग्री हो गया, तो थीटा क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया। अब ये थीटा अगर 45 डिग्री है तो उस समय मैक्सिमम रेंज अगर निकालोगे, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम रेंज पे पहुंचेगा, सबसे ज्यादा दूर पहुंचेगा। पत्थर फेंकते हैं ना हम लोग, उधर नदी किनारे या नहर किनारे जाते हैं तो एक बड़ा कंपटीशन लगता है ना, कि कौन कितने दूर पत्थर फेंक पाता है ना। वो बचपन में हम लोग फेंका करते, पता नहीं तुम लोग कभी वैसा मौका मिला कि नहीं। तो उसमें वो चीज का ध्यान में रखना है कि अगर हम पत्थर फेंकेंगे थीटा 45 डिग्री पे तो सबसे दूर जाएगा, है ना। तो जब क्रिकेट खेलते हो और बाउंड्री से लेके बॉल को वापस फेंकते हो तो उस समय भी इस चीज का ध्यान रखोगे तो सबसे मैक्सिमम कम एफर्ट लगा के तुम ज्यादा दूर फेंक पाओगे, एंगल का ध्यान रख के। सो थीटा 45 डिग्री पे सबसे दूर फेंक सकते हो बॉल। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज RM इज इक्वल टू, अच्छा उस समय रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब ये साइन 2 थीटा हम कह रहे हैं 45 डिग्री हो गया, 2 into 45 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। साइन 2 थीटा का वैल्यू हम कह रहे हैं कि 1 ले लो मैक्सिमम के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी मैक्सिमम रेंज हो। तो सबसे ज्यादा दूर हम क्या फेंक सकते हैं, कितने दूर पे फेंक सकते हैं? दैट इज यू स्क्वायर बाई जी। इससे ज्यादा दूर हम लोग किसी भी बॉल, किसी भी चीज को प्रोजेक्टाइल में हम लोग फेंक नहीं सकते। Hence, to achieve maximum horizontal range, the object should be projected at an angle of 45 degree with the horizontal direction. This concept has been used by athletes in long jump, javelin throw, cricket ball throw, etc. तो जितने स्पोर्ट्समैन इस चीज का ध्यान में रखते हैं, जेवलिन थ्रो जब करते हैं तो इस एंगल पे फेंकते हैं कि वो 45 डिग्री पे जाए, जिससे कि वो मैक्सिमम दूरी पे जा सके। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So horizontal range of various projectiles of different masses is the same provided their initial velocities of projection and angle of projection with horizontal are the same. So if theta is 45 degree, यहाँ पे angle missing है theta. If theta is 45 degree, maximum horizontal range is u square by g. Maximum height उस पे जब हम लोग थीटा 45 डिग्री, इस पे ये क्वेश्चन काफी आता है, नीट में बहुत बार पूछ चुके हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट जब हम लोग निकालते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो 45 डिग्री पुट कर लोगे तो साइन स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 हो गया, यू स्क्वायर बाय 4g हो गया। यू स्क्वायर बाय 4g का मतलब क्या हो गया? 1/4 यू स्क्वायर बाय जी मैक्सिमम रेंज है, तो आर मैक्स। मतलब
और मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अगर आपको एच मैक्स और आर मैक्स के बीच में रिलेशन निकालना है, सो आप लिखोगे कि मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाय 4। क्लियर बच्चों? Yes. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे ये थीटा क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया, with an initial speed of 20 meter per second, u is equal to 20 meter per second. Assuming that the ball is in a vertical plane, calculate the time at which the ball reaches the highest point. तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। हम लोगों ने u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है। हम लोग को टाइम यहाँ से O से लेके मैक्सिमम हाइट h तक पहुंचना है। ठीक है, so assuming that ball travels in a vertical plane, calculate the time at which the ball reaches the highest point. So total time of flight हमें पता है is 2u sin theta by g. So time to reach highest point, will be equal to t by 2, half of the total time period, total time of flight. So 2u sin theta by g into 1 by 2. So ये हो गया u sin theta by g. So which is equal to u है हमारा 20 sin 30 डिवाइडेड बाय g, मतलब 10 यहाँ पे बोल रखा है लेने के लिए। So 20 into 1 by 2 into 1 by 10 which is equal to 1 second. So 1 second लगेगा ऊपर जाने में। मैक्सिमम हाइट रीच्ड मतलब h मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फिर सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। u स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g मतलब 2 इंटू 10। 20 और 20 को काट लिया हमने, 20 इंटू साइन 30 का होल स्क्वायर 1 by 2 इंटू 1 by 2। सो ये दोनों कट के 4 5 जा, सो ये 5 मीटर हो गया मैक्सिमम हाइट। सी पार्ट में कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल, सी पार्ट में हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा बाय g। तो इसको हम लोग लिखेंगे u स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन g मतलब 10। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 20 इंटू 40 240 हो गया, साइन 60 डिग्री मतलब √3/2 होता है। सो इसको कैंसिल करेंगे, 20√3 हो गया। 20√3 का अगर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालें 1.732 से 20 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 34.64
34.64 मीटर हो गया। क्लियर है बच्चों? उसके बाद डी पार्ट में कह रहा है हम लोगों को, डी पार्ट में टाइम फॉर विच द बॉल इज इन द एयर, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने बोल रहा है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाए। ये जो आधे दूर का है उसको डबल कर देंगे 2 सेकेंड। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया तुमने? अब टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। सो एक ही हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे आपको सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलता है, एक थीटा पे और एक 90 माइनस थीटा पे। मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री पे दोनों पे सेम आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल रेंज। कैसे, वो अभी हम लोग देखते हैं। So when an object is projected with a velocity u at an angle theta with the horizontal, then horizontal range जो है u square sin 2 theta by g है। When another object is projected with u making an angle 90 minus theta with the horizontal range, then the horizontal range will be, इसी में अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो 90 minus theta, तो हमारा सेकेंड रेंज क्या हो गया, r2 is equal to u square sin 2 90 minus theta। 2 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा हो गया। 2 इंटू 90 180 हो गया, और 2 इंटू थीटा करोगे 2 थीटा हो गया। 1 साइन 180 माइनस 2 थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाता है। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा ही हो जाएगा। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये सेम हो गया। तो R1 किसके बराबर हो गया, R2 के बराबर हो गया। तो मतलब थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे सेम रेंज होता है। thus the horizontal range is same whether the angle of projection is theta or 90 माइनस थीटा। मतलब 10 डिग्री पे फेंको और 80 डिग्री पे फेंको, दोनों में रेंज सेम होगा। 20 डिग्री 70 डिग्री रेंज सेम होगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री रेंज सेम होगा, 40 डिग्री 50 डिग्री रेंज सेम होगा। तो ये दोनों का सम जब 90 डिग्री आता है तो रेंज सेम होता है। क्लियर है बच्चों? So this indicates that for a given velocity there are two angles of projection for which horizontal range is same. हमेशा there will always be two angle of projection for which horizontal range is same. So an angle of projection 90 minus theta with the horizontal is equivalent to an angle theta with the vertical. ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने थ्रो किया है, अगर ये एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो थीटा विथ वर्टिकल इज इक्विवेलेंट टू 90 माइनस थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। सो 90 माइनस थीटा विथ हॉरिजॉन्टल is equivalent to angle theta with vertical. Clear है? Yes, sir. तो यहाँ पे बना के भी दिखाया हुआ है डायग्राम में। It implies that horizontal range is same whether theta is angle of projection with the horizontal or vertical. मतलब
कि अगर थीटा हॉरिजॉन्टल से फेंको तो भी रेंज सेम होगा, और ये जो एंगल अगर 90 माइनस थीटा होगा ना, ये अगर 90 माइनस थीटा है तो यहाँ से ये वाला जो एंगल है ये थीटा हो जाएगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो, राइट। सो ये बता रहा है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल से थीटा पे फेंको या वर्टिकल से थीटा पे फेंको, दोनों केस में रेंज सेम होता है। नाउ फिगर शोज द हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम एट थीटा 45 डिग्री। तो देखो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज आएगा, 15 डिग्री पे और 75 डिग्री पे रेंज सेम होता है, क्योंकि इन दोनों का जो एंगल का सम है वो 90 डिग्री। उसी तरह 30 डिग्री वाला जो है और 60 डिग्री वाला जो है, इन दोनों का जो रेंज है वो सेम है। क्लियर है? तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जब हम फेंकते हैं तो रेंज सेम आता है। So similarly for theta 30 degree and 60 degree horizontal range is equal. That is why a football kicked at 30 degree or 60 degree will strike the ground at the same horizontal distance. Although when kicked at 60 degree it will cover greater height and will remain longer in air. है ना? धोनी ने मतलब उड़ा दिया एकदम बिल्कुल, और वो एकदम बॉल ऊपर बहुत सारा गया, वापस यहीं पे आके कैच आउट हो गया, तो इज एज सेम एज उससे अच्छा किसी एंगल पे फेंकता तो ये प्रोजेक्टाइल जाके पूरा छक्का हो जाता, राइट। तो जो अपर एज वगैरह लग जाता है किसी भी बैट्समैन का, देखो तो बहुत हाइट तक जाएगा, बट कैच आउट हो जाता है, राइट। तो दैट इज बिकॉज की एंगल उसका जो है वर्टिक मतलब हॉरिजॉन्टल से बहुत ज्यादा एंगल पे उसने हिट कर दिया। It follows that horizontal range will be same for any pair of angles whose sum is 90 degree. तो ये हम बात कर रहे थे, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा सम इज 90 डिग्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब होगा, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा रेंज सेम होगा। So it means that it will be same for theta is equal to 10 degree or 180 degree, 15 degree and 75 degree, 20 degree and 70 degree, 30 degree and 60 degree, 40 degree and 50 degree, and so on. Now velocity of projection at any time. क्वेश्चन में कभी कभी आपको ये भी पूछेगा किसी टाइम t पे क्या वेलोसिटी रहा, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या आया किसी टाइम t पे। तो वो निकालने के लिए आप बेसिकली x कंपोनेंट y कंपोनेंट दोनों तरफ अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद आप इसका डायरेक्शन और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। So let OX be a horizontal line on the ground and OY be the vertical line perpendicular to the ground. तो ये एक horizontal line हो गया, इधर ये perpendicular line हो गया। Let point O is taken as the origin. ये point O जो हमारा origin हो गया 0,0. So let a projectile be projected from O with a velocity u in xy plane. तो O से xy प्लेन पे हम लोग वेलोसिटी u से हमने प्रोजेक्ट किया है किसी ऑब्जेक्ट को। उसके दो कंपोनेंट हमने ब्रेक कर लिए, एक u cos थीटा, दूसरा u sin थीटा। x एक्सिस के अलोंग मतलब हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा और वर्टिकल में u sin थीटा। इफ वी इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, वेलोसिटी u cos थीटा along OX कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, और u sin थीटा जो पहले डिक्रीज करता है इंक्रीज करता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। At h vertical component of velocity becomes 0. इस highest point पे vertical component 0 हो गया, बस horizontal component रहता है। From h to b, O से लेके h तक velocity कम हो रहा है, h से लेके b तक velocity increase कर रहा है। क्यों? क्योंकि gravitational force नीचे की तरफ act हो रहा है, इसलिए। तो जब तक ऊपर जाता है deceleration होता है, जब नीचे आता है तो acceleration होता है। Now at any time t, let the projectile be at point P. किसी time t पे projectile point P पे है, ठीक है।
taking the motion of the projectile along OX from O to P, so अगर हम लोग यहाँ पे देखें u cos थीटा हमारा ux जो है u cos थीटा हो गया, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, टाइम t है, vx निकालना है तो vx क्या हो जाएगा ux प्लस axt, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इससे vx इज इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है, बिकॉज x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करता है तो हमेशा ये u cos थीटा ही रहेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय pl, ये हम लोग का L हो गया वेलोसिटी vx, s डायरेक्शन में वेलोसिटी। Taking motion of the projectile along OY from O to P, we have initial velocity u sin theta था, acceleration minus g है, टाइम t है, तो ये जो फाइनल वेलोसिटी vy है, so vy is equal to uy plus ayt, वैल्यूज पुट करेंगे, uy है हमारा u sin थीटा प्लस ay मेरा क्या है माइनस जी के बराबर, तो माइनस जी इंटू टी, तो ये क्या हो गया u sin थीटा माइनस जी टी हो गया vy का। तो देखो vx हमारा u cos थीटा है, vy हमारा u sin थीटा माइनस gt है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये इसको pm से रिप्रेजेंट करते हैं vy, तो ये जो टोटल वेलोसिटी v है ये क्या होगा रूट अंडर, तो v को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, है ना, ये हम लोगों ने देखा x कंपोनेंट के अलोंग वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट के अलोंग वेलोसिटी का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड हमारा निकल जाता है वेलोसिटी। सो ये जो pr के अलोंग जो है ये क्या हो गया vy का वैल्यू हो गया, दिस इज रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अभी हम लोगों ने देखा vx का वैल्यू u cos थीटा है, vy का वैल्यू u sin थीटा माइनस gt। इसको ओपन कर लो, इसको खोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ये u स्क्वायर हो गया, ठीक है, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ug t साइन थीटा। So let PR make an angle beta with the horizontal direction। अच्छा, इसके अलावा हम लोग को इसका एंगल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए हमारे पास। tan बीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली tan बीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx कर देते हैं। vy का जो वैल्यू है ये हमारा u sin थीटा माइनस gt है, ठीक है, और जो vx है ये u cos थीटा। अलग अलग डिवाइड कर दो, u sin थीटा बाय u cos थीटा, u तो कट गया, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा माइनस gt बाय u cos थीटा, ये हमारा tan बीटा हो गया, ठीक है। तो ये तो जो वैल्यूज दिए होंगे उस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे, मतलब किसी भी टाइम t पे vy vx निकाल के उसका स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर कर देंगे तो उससे उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो ये जो किसी भी इंस्टेंट t पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं और डायरेक्शन इस तरह से निकालते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. PR is evidently a tangent to the path of projectile। तो ये जो वेलोसिटी होता है किसी भी इंस्टेंट पे, वो वेलोसिटी इस, मान लो P पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट बना देते हैं, वो डायरेक्शन होता है उस वेलोसिटी। In angular projection, the velocity of projectile at the highest position of the path is not zero, but is equal to horizontal component velocity u cos theta। कभी जब एंगुलर प्रोजेक्शन हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे जीरो नहीं होगा, ठीक है, बल्कि इस मोमेंट पे जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है,
तो वो उसके बराबर होगा। तो इस मोमेंट पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा है, y डायरेक्शन 0 हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी u cos थीटा हॉरिजॉन्टली होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे भी वेलोसिटी होता है, बट दैट इज ओनली इन द x डायरेक्शन, नॉट इन द y डायरेक्शन। मतलब बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसका, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे है ना, इन सब पे बेस्ड। तो बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन इतना ही है, ठीक है। जो हम लोग ये इंक्लाइन प्लेन वाला करेंगे है ना, वो जो है थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन इतना ही है। So find the angle of projection at which horizontal range and maximum height are equal। ठीक है, तो हम लोग को वो एंगल निकालना है जिसमें रेंज और हाइट दोनों इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, सो देखो, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और यहाँ पे जो हाइट का होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर बाय जी कैंसिल कर, तो दिस इम्प्लॉइज साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। एक साइन थीटा और एक साइन थीटा यहाँ से कैंसिल करो। अब कॉस थीटा को इधर ले आओ तो ये क्या निकल के आएगा, 2 को उधर लेके चले जाओगे 4 हो जाएगा। कॉस थीटा इधर आके साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा बना देगा। टेन थीटा 4 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 4। तो ये निकालोगे तो 75 डिग्री 58 मिनट। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तुमको क्वेश्चन जैसे ज्यादातर ऐसे पूछेगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4, यहीं तक ऑप्शन रहेगा। तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच रेंज एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Next question है, bullet fired at an angle of 30 degree with the horizontal hits the ground 3√3 किलोमीटर away। तो एक हम लोगों ने बंदूक से बुलेट को फायर किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है थीटा 30 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3√3 किलोमीटर अवे, रेंज इज इक्वल टू 3√3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, नाउ कैन वी हिट अ टारगेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6√2 किलोमीटर बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपसे पूछ रहा है क्या हम लोग ऐसा कोई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज करके क्या हम 6√2 किलोमीटर तक हिट कर सकते हैं, मतलब क्या मेरा मैक्सिमम रेंज 6√2 किलोमीटर हो सकता है, ऐसा पूछ रहा है। तो अभी पहले तो रेंज का फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मतलब रेंज मेरा क्या है 3√3 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा का मतलब 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। अब हम लोग इसको लिखेंगे 3√3 इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री बाय जी। u स्क्वायर इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक, √3 काट दो, तो u स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 हो गया। मैक्सिमम रेंज R मैक्सिमम इज इक्वल टू
मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होता है, 45 डिग्री होता है ना। तो थीटा अगर 45 डिग्री लोगे, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 45 अपॉन जी, मतलब यू स्क्वायर इंटू साइन 90 बाय जी हो गया। तो मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, मतलब यू स्क्वायर इंटू 1 बाय जी, दैट इज यू स्क्वायर बाय जी। अब तुमने यहाँ पे ऑलरेडी यू स्क्वायर बाय जी का वैल्यू 6 निकाल रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेंज 6 होगा, है ना। 6 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज होगा। ये कह रहा है 6√2 वाले को हिट कर पाएगा क्या। जब मैक्सिमम रेंज ही 6 किलोमीटर है, तो वो तो 6√2 को कहां से हिट कर पाएगा। तुम लिखोगे सिंस R maximum is equal to 6 kilometer is less than 6√2 kilometer, hence it will not hit the target. Clear बच्चों? Yes, sir. तो जो गिवन था उससे हम लोगों ने यू स्क्वायर बाई जी निकाल लिया। यू स्क्वायर बाई जी हमारा, अगर तुमको याद है कि यू स्क्वायर बाई जी ही मैक्सिमम रेंज होता है, एक फॉर्मूला भी था आर मैक्स का यू स्क्वायर बाई जी। अगर ये याद है तो सीधे चेक कर लो, ये 6 है, यहाँ 6√2 है, तो नो इट विल नॉट हिट। अदरवाइज याद नहीं है तो वो डिराइव करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख भी लिया ना आप लोगों ने? Yes, sir. तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इफ ही इज एबल टू थ्रो द सेम बॉल अप टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। ठीक है, तो मतलब आपको ये निकालना है कि ग्राउंड के ऊपर कितना ये फेंक सकता है, मतलब मैक्सिमम। How much high above the ground a man can throw a ball if he is able to throw the same ball up to a maximum distance of 60 meter? मतलब R maximum is equal to 60 meter. R maximum मतलब U square by G is equal to 60 meter, है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है, राइट। सो R maximum is 60 मीटर, तो U square by G is 60 दे रखा है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखा है। अब आप ये सोचो कि कोई भी चीज को अगर हम लोग सीधे डायरेक्टली ऊपर फेंके, राइट, U वेलोसिटी से, तो ये मैक्सिमम हाइट, ये H कितना तक जाएगा। तो H निकालने के लिए अगर डायरेक्टली हम लोगों ने ऊपर फेंका है, तो हमें पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होता है ना। सो H इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, या इससे अच्छा ये वाला इक्वेशन नहीं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला लगाते हैं, v तो 0 हो गया, इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g, a क्या है माइनस g है, तो माइनस 2g इंटू h। तो जो h होगा, तो ये देखो 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g हो गया। हम लोगों को h निकालना है, u स्क्वायर बाय जी का वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू यू स्क्वायर बाय जी, तो दिस इज हाफ इंटू 60, दैट इज 30 मीटर। ठीक है, यहाँ लिख लेना
फ्रॉम 1। ये जो u²/2 का वैल्यू 60 लिया है हमने फर्स्ट वाले से। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आपने? Yes, sir. फोर्थ वाला है कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉल थ्रोन विद अ वेलोसिटी 20√2 मीटर पर सेकेंड विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ एन ऑडिटोरियम ऑफ हाइट 20 मीटर। मतलब हम लोग अंदर एक ऑडिटोरियम है, ठीक है, इस ऑडिटोरियम के अंदर बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल थ्रोन विद अ वेलोसिटी 20√2 मीटर पर सेकेंड विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ एन ऑडिटोरियम ऑफ हाइट 20 मीटर। तो जो मैक्सिमम हाइट है ऑडिटोरियम का वो 20 मीटर है। सो आपको ये निकालना है कि 20√2 से आप किस एंगल पे, अगर मान लो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे भेज रहे हो, मैक्सिमम तो हम लोग को कब मिलता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। इसके लिए पहले चेक करेंगे कि क्या ये सीलिंग को हिट कर जाएगा क्या। तो लेट्स चेक इट। मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम, मतलब जो मैक्सिमम हाइट h जो होता है उसका फॉर्मूला होता है u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो लेट्स चेक इट। तो u है हमारा 20√2 का होल स्क्वायर, sin² थीटा मतलब sin स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g का मतलब 2 × 10 कर लो। 20√2 का होल स्क्वायर, 20√2 का होल स्क्वायर 400 × 2 800 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 20। तो ये 400 हो गया और इससे कट करेंगे 20 हो गया। तो h इज इक्वल टू 20 मीटर। मतलब कि अगर हम मैक्सिमम थीटा 45 डिग्री भी देंगे तो हिट नहीं करेगा, मतलब उसको बस टच करता हुआ चला जाएगा। मैक्सिमम हाइट भी 20 मीटर है, अगर हम थीटा 45 डिग्री लेके फेंकें तो भी ये मैक्सिमम हाइट 20 मीटर तक ही जाएगा, मतलब सीलिंग के बस जस्ट पास से ऐसे टच करता हुआ निकल जाएगा। अगर हम मैक्सिमम रेंज के लिए भी जाते हैं तो मैक्सिमम रेंज ही अब निकाल लेना है बेसिकली इसमें। सो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू u²/g हो जाता है, विच इज इक्वल टू 20√2 into 20√2/10. So 2 2s are 4 into 20 80 मीटर। अगर ये थीटा 45 डिग्री पे इसके सीलिंग से ज्यादा आ जाता तब हम लोग को एंगल एडजस्ट करना पड़ता, ठीक है, तब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी क्या करें, पिछली क्लास में भी मैंने 3-4 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ा था हॉरिजॉन्टल रेंज वाला, वो आप लोगों ने ट्राई किया था? सर किया था। अच्छा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है? चलो आप लोग सारे क्वेश्चन इकट्ठा कर लो, अगली क्लास कल के क्लास में हम लोग डाउट सेशन ले लेते हैं। और ये वाला जो चीज है आज भी हम 4-5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, बहुत सारे 11 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 से लेके 11 मतलब 6 क्वेश्चन आपके लिए है। इन 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है, कल ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। मैं शेयर कर लूंगा सारा अभी तुरंत, ओके। तो अपना नोट्स भी बना लीजिएगा और ये जो 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं ये 6 क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है बच्चों।